देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज के गोरखधंधा का ताल्लुक जो है वो श्रीनगर, जम्मू वैली और जिसको मकबूजा वादी कहते हैं उसके साथ जुड़ा है। एक सैयद अली गिलानी दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उनके करीबी साथी कहूँ, अज़ीज़ कहूँ, दोस्त कहूँ या एक छोटा सैयद अली गिलानी कहूँ, वो आज के गोरखधंधा में साथ देंगे। और ये प्रोग्राम मेरी ज़ाती ख्वाहिश होगी कि जो मकबूजा कश्मीर के रहने वाले हैं, असल कश्मीरी, उनको ये देखना चाहिए। आज के गोरखधंधा में कश्मीर के बारे में बड़ी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू शनीद होगी। मैं एक तवील अरसे के बाद किसी शख्स या शख्सियत के सामने बैठा हूँ जिसका तल्लुक उसी ज़ालिम जुल्म की शिकार जो वादी है उसके साथ है। मेरी मुराद नज़ीर अहमद कुरैशी साहब आज के गोरखधंधा में मेरा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया आपका कि आपने हमें गुफ्तगू करने का मौका दिया। मोस्ट वेलकम। आप उस पार के कश्मीरी और मैं इस पार का कश्मीरी, ऊपर से दोनों कुरैशी ठहरे। बात हम करेंगे मज़लूम कश्मीरियों की। जी, तो यकीनन आप मेरे तमाम सवालों का जवाब और उन मज़लूम लोगों की आहो पकार सुनते हुए उनका ज़रिया बनेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब दूं, लेकिन ये भी है कि हम भी वही मज़लूम हैं जो अंदर मज़लूम हैं। और दरअसल असल कश्मीरी जो हैं वो वहाँ के भी हैं, आर के भी हैं और पार के भी हैं। हम दोनों को असली कश्मीरी तस्वर करते हैं। या आप दोनों को असल कश्मीरी तस्वर करते हैं, मगर कल्चर, लिबास और ज़ुबान, मेरी और आपकी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे क्यों है फिर? देखिए जी, ये तो मेरे ख़्याल में पहले से ही जो दुश्मनानी दीन का हूँ, दुश्मनानी मिल्लत का हूँ, ये उन्हीं की कारस्तानी है। 47 से जो हमें एक दूसरे से दूर रखा गया, इससे हम एक दूसरे के कल्चर से भी दूर रहे। देखिए जी, हमारा कोई फासला ज़्यादा नहीं है आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का। सिर्फ खूनी लकीर है। खूनी लकीर ने हमें डिवाइड किया, जिसकी वजह से हम यहाँ के कल्चर से दूर थोड़ा सा गए हैं। जो हमारा उस मकबूजा कश्मीर का जो इलाका है, वहाँ पर जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं या जिनका ज़ुबान आपकी ज़ुबान से मिलते हैं, वो कश्मीरी ज़ुबान भी बोलते हैं और यह ज़ुबान भी बोलते हैं, लेकिन वो आपसे मिल नहीं पाते हैं। आपका नाम है नज़ीर अहमद कुरैशी जी, लेकिन आपको हुर्रियत रहनुमा क्यों कहते हैं? ये उन लोगों की, मैं कहूँगा, बड़ापन है जो मुझे ये कह रहे हैं। हुर्रियत में जो भी काम कर रहा है हुर्रियत के लिए, ये ऐसा अजीम काम है जो करने के लिए अल्लाह ही मौका देता है। मज़लूमों की खिदमत, मज़लूमों की आवाज़ जो है दुनिया तक पहुँचाना, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। कुरैशी साहब, तवील अरसा हो गया सऊदी अरेबिया में रहे, अब यूरोप के अंदर हैं। यहाँ बैठ के जो कश्मीर के लिए काम है, आवाज़ उठाते हैं, क्या आप आवाज़ जो उठाते हैं वो असर रखती है? दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, जब मैं मिडल ईस्ट में था, मुझे ऐसे लोग जिनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान से था और दूसरी जगहों से, उनको ये मालूम नहीं था कि मसले कश्मीर क्या है। एक दफ़ा मैं एक टैक्सी में जा रहा था तो टैक्सी वाले ने कहा कि आप कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं मकबूजा कश्मीर से हूँ। उन्हें कहा ये मकबूजा कश्मीर क्या ये मुजफ्फराबाद में है? उसको ये नहीं मालूम था कि मुजफ्फराबाद जो है ये आज़ाद कश्मीर का या कश्मीर का हिस्सा है। ये हालत थी। लेकिन आप समझ के लोग, लेकिन अल्लाह का ये करम है, आज वही लोग हैं। उसी मिडल ईस्ट से दर्जनों किताबें अरबी में लिखी गई है माशाअल्लाह। वहाँ पर जो है हज़ारों क्या है, अक्सर लोग जानते हैं कि मसला कश्मीर क्या है। जहाँ तक आपने दूसरा सवाल यहाँ का कहा, यहाँ पर जो है, देखिए जी, मकबूजा कश्मीर के लोग अगर बहुत कम उनको भारत ने बाहर जाने दिया, पहले बड़ा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के जो लोग थे वो पहले से ही थे। गो कि कई लोगों ने इस मसले के लिए, इस मसले की खिदमत यहाँ पर पहले से ही जारी रखी थी। लेकिन बाद में जब हिंदुस्तान का जुल्म बढ़ा और मौजूदा जो तहरीक शुरू हुई, उसके बाद यहाँ की एक्टिविटीज़ भी बहुत बढ़ गई लोगों की जो तहरीक की खिदमत कर रहे थे। और यहाँ पर हर एक जानता है कि मसले कश्मीर क्या है। कुरैशी साहब, इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वहाँ कश्मीर के अंदर, हमारा वकील है पाकिस्तान,
اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن فیصلہ کرے گا، قابض اس کے اوپر بھارت ہے، چائنا کے پاس بھی تھوڑا سا رقبہ ہے، تو یہ کیسا مسئلہ ہے جس کو 74 سال ہو گئے، وہیں کا وہیں نہیں، اس سے بھی پیچھے چلا گیا؟ دیکھیں میرے بھائی، اس بارے میں بہت سارے لوگوں سے باتیں جب ہوتی تھی، ان سے پوچھتے تھے کیا وجہ ہے، ایسٹ تیمور، دارفور اور دیگر مسائل جب حل ہوئے ہیں، ہم تو 75 سال سے غلامی کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، ہمارا مسئلہ کیوں، یعنی اقوام متحدہ کیوں ناکام ہوا اس سلسلے میں، اور جو ہماری عالمی برادری جو ہے وہ کیوں کان بند کیے ہوئے ہیں؟ دراصل اس کی ایک وجہ ہے، کیا؟ ہمیں کوئی پیٹرول نہیں وہاں سے نکل رہا ہے۔ ہمیں اگر وہ وسائل جن پر دنیا کی نظریں ہیں، پیٹرول پر تو دنیا کی نظریں ہیں، کویت کو دنوں میں انہوں نے آزاد کیا، لیکن ہمارے پاس تو ہیرے جوہرات، روبی کے پہاڑ ہیں، ہمارے پاس زرخیز زمینیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں قدرتی۔ یہ تو چیزیں ہیں، یہ بعد میں دکھائی دیتے ہیں نا، لیکن جو سب سے پہلے دنیا کو جہاں پر اپنے مفادات ہوتے ہیں وہاں پر فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ پانی کا تو ہے، لیکن امریکہ لے لیجیے، اس کو ہمارے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پانی کی اگر ضرورت ہے وہ انڈیا کو اور پاکستان کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان جو ہے، پاکستان کو ہندوستان یہ پانی جو ہے بند کرنا چاہتا ہے، اور ان کی زندگی کو وہ اجیرن بنا دینا چاہتا ہے، اور اس پورے پانی کو اپنی طرف آئندہ جو ہے یہ پانی بھی جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہوگا، ان کے درمیان جو ہے اس پر لڑائی جو ہے اس پر نظریں ہوگی۔ آپ کیوں کتنے عرصے سے 40 سالوں سے اپنے آبائی گھر نہ جا سکے؟ آپ نے ایسی بات چھیڑ دی کہ دل چاہتا ہے اس پر گفتگو ہی نہیں کی جائے۔ یہ ایک داستان ہے، ویسے تو کشمیر کا بچہ خود ایک داستان، وہاں کی بہنیں داستان، وہاں کے بزرگ داستان بن چکے ہیں، لیکن جب میں باہر یعنی کشمیر سے نکلا تو میری ایج شاید 25 سال تھی، اور جب میں پہنچا مڈل ایسٹ، جب میں حرمین شریف پہنچا، پھر مجھے ایک موقع ملا، ہمارے ساتھی بھی تھے بہت سارے، تو ذرا تھوڑا سا ویژن جو کھل گیا اپنے کشمیر پر۔ ہمیں کیا ہوا ہے، باہر تو سب جو ہے کنسٹرکشن میں لگے ہیں، ہم کیوں ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ سوچ رہے تھے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ہمیں یہ پیچھے رکھنے کی اس کی ایک ہی وجہ تھی، وہ غلامی۔ اب لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا یہ مسئلہ کیا ہے، اس سلسلے میں ہم نے سوچا کہ اس کے لیے کچھ اویئرنس کرنی چاہیے، اور وہ دیکھیے آپ نے کی۔ وہ ہندوستان کے خلاف نہیں تھی، وہ ہندوستان کے فیوچر کے لیے بھی بہترین تھا جو ہم سوچتے تھے۔ کیسے؟ وہ اس وقت بھی اگر مسئلہ کشمیر حل ہوگا تو جو دفاعی ان کے اخراجات ہیں دونوں ملکوں کے، پاکستان کے بھی اور ہندوستان کے، وہ 70 یا 75% کم ہو جائیں گے۔ بھارت جو ہے وہ بڑا ملک ہے، لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں، لیکن جو لوگ غربت کے سیلاب میں دبے ہوئے ہیں یا بہہ گئے ہیں، ان کے لیے کیا بھارت کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ جب میڈل ایسٹ میں تھے، سعودی عربیہ میں، جہاں آپ نے کئی درجن حج کیے اللہ کے حکم سے اور عمرے کیے، وہیں پہ آپ وہ پہلے کشمیری ہیں جس شخص نے OIC کے اندر کتابچے لکھ کے ان کو بتایا کہ یہ کشمیر بھی ایک مسئلہ ہے اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ یہ درست ہے؟ جی، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جو حج یا عمرہ کرنے کی توفیق دی، بہرحال وہ ان کی عبادت ہے، لیکن جو حقوق العباد کے لیے، جو خاص کر اپنے قوم کے لیے، کی یہ حقیقت ہے کہ جب کشمیر کو بھارت نے، جب کشمیریوں پر بڑا ظلم، انہیں تو ہمیشہ ظلم ڈھائے ہیں، جو بڑی داستان ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن جب یہ فیز جو تحریک کا شروع ہوا تو اس وقت میں اور چند دوست تھے وہاں پر، تو ہم وہاں چلے جو جدہ میں تھے، تو اس کو میں نے ایک فائل بنائی عربی میں اور وہاں لے کے OIC میں چلا گیا، اور وہاں پر اس دن اسسٹنٹ سیکرٹری کوئی شیخ ابو بکر صاحب تھے، تو ان کو وہ پیش کی، تو انہوں نے کہا برادر ہمارے پاس ابھی تک کوئی معلومات، یہ بھی دیکھیں ہماری کتنی بدقسمتی ہے، جو ان کی اپنی مادری زبان ہے، اس زبان کے اندر ان کو کبھی مسئلہ کشمیر کے بارے میں بتایا ہی نہیں کیا۔
चाहे बताया हो, लेकिन कोई फाइल उनके पास मौजूद नहीं थी जिसमें कश्मीर क्या है। किसी और जुबान में भी उन्होंने कहा, नाउ वी हैव आस्क्ड यूएनओ टू सेंड अस डिटेल्स अबाउट कश्मीर। ये उनकी बात थी जो मेरे दिल पर लिखी है इस वक्त भी। फिर उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू सेंड दिस फाइल। वहाँ पर जो सरबराही ममलिकत थे उनकी काहिरा में उस वक्त मीटिंग हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम कल हमारे आदमी जा रहे हैं यहाँ से और एक डेलीगेशन जा रही है, उनके ज़रिए हम उनको भेज देंगे। बाद में उनके साथ तो बहुत सारे आना जाना क्योंकि उधर ही होता था। फिर 12 किताबें उसी ज़बान में लिखी गई। वो 12 से ज़्यादा बढ़ गए जो लोगों ने बाद में ज़्यादा बढ़ गए। कुरैशी साहब, मुझे 3 चीज़ें पूछूंगा, उनमें से एक बताएं आप किसके साथ खड़े हैं। बतौर कश्मीरी, वहाँ का बासी होते हुए, आप खुद मुख्तार कश्मीर के हामी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाने वाले हैं, या हक के खुद अरादियत? ये मुख्तलिफ नारे क्यों हैं और आपके नज़दीक किस नारे की क्या अहमियत है? इसके पीछे बड़ी तारीख है। मैं इन तीनों नारों के खिलाफ तो नहीं हूँ, किसी एक को तो मानना है, मगर ये नारे मुख्तलिफ लगा के हमने अपना बेड़ा गर्क किया। देखिए, ये तो किसी से भी आप पूछिए कि 90 तक कोई नारा नहीं था। क्या नारा? इल्ला क्या आज़ादी था हिंदुस्तान के खिलाफ। अच्छा, लोग एक थे कि भाई हमें आज़ादी दे दीजिए और जो यूएन रेजोल्यूशन हैं उनको इम्प्लीमेंट करके हमें मौका दिया जाए, हम अपने फ्यूचर का जो है वो मुस्तकबिल का फैसला करें। लेकिन बाद में जिस वक्त आ गए, ये नारा भी आया खुद मुख्तार। ये तो पहले से तो ये पाकिस्तान में ही चल रहा था, आज़ाद यानी आज़ाद कश्मीर में ही ये शुरू हुआ था। वो भी मेरे ख्याल में 76 से ये हुआ आया था। ठीक, तो ये हुआ। लेकिन आपको यहाँ में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बल्कि मेजॉरिटी थी उनकी जो इलाही पाकिस्तान भी चाहते थे, लेकिन इस वो भी हैं जो खुद मुख्तार चाहते हैं। लेकिन सब जिस पर मुत्तफिक हुए, ऑल पार्टीज जो थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो थी, सब इस पर मुत्तफिक हो गए कि हिंदुस्तान के क्लच से हम निकलेंगे तो लोगों को उस वक्त पूरी आज़ादी होगी कि वो क्या फैसला करें, चाहे वो पाकिस्तान के साथ रेफरेंडम तलबिसाए, ये होगी कि जो लोग फैसला करें, चाहे वो पाकिस्तान के साथ रहना करें, किसी को हर्ज नहीं। हो सकता है बाज़ लोग जो वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहें, उनकी मर्जी, और फिर अगर आज़ाद भी रहना चाहें। देखिए जी, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें ये चीज़ मिलती है कि पाकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस वक्त लिखा है कि कश्मीरियों को जिस वक्त कश्मीर आज़ाद हो गया, ये फिर उनकी मर्जी होगी कि वो हमारे पास रहें, हमारे साथ रहें, या वो खुद मुख्तार रहें, या भारत के साथ रहें। नहीं, वो तो जब अगर मुमकिन वो बात, लेकिन अगर आज़ाद हो गया ये कर। ठीक है कुरैशी साहब, छोटे छोटे सवाल पूछना चाहूँगा। कितनी आबादी है मकबूजा कश्मीर की वैली की टोटल? आपको तो ये मालूम है ना कि वहाँ की जो आबादी है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक, उसमें कितने फीसद मुसलमान हैं? मुसलमान तो देखिए जी, पहले तो हमेशा जो थे 85 से कम नहीं होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान ने और भी लाला की इस आबादी को कम करना चाहते हैं। कुरैशी साहब, अब तक 75 सालों में कितने लोग शहीद हुए? लोग कहते हैं कि 5 लाख, लेकिन भारत की ये मीडिया जो है वो तो 2.5 लाख तो वो मानते हैं। कैसे? जम्मू के जो शहदा थे उनकी तादाद कह रहे थे कि वो 5 लाख थी। 5 लाख लोग शहीद हो चुके। जो मुसलमान जिनको कहा गया था कि हम आपको ट्रेनों में भर के आप पाकिस्तान जाओगे, बाद में जब एक बड़े किसी मैदान में उनको लाया गया तो फिर जो ये जुनूनी जो उस वक्त लोग थे, इसी ये जो मोदी साहब की जो पार्टी है, उन्होंने मुसलमानों पर यानी गोलियां बरसाई और उनको शहीद किया। लेकिन उसके बाद 90 से आज तक 1 लाख से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं। कितने लोग जेलों में हैं? जेलों में हज़ारों की तादाद में। कितने इसमें हमारी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, 14 साल के लड़के भी हैं। अल्लाह अकबर। कितने लोगों के साथ रेप के केसेस हुए? रेप के जो केसेस, ये तो हज़ारों, 10,000 के करीब हैं। कितने लोगों को अंधा किया गया, माजूर किया गया? हज़ारों। कितने यतीम होंगे? देखिए जी, यतीम जो हैं इन्होंने जो किए वो लाखों हैं, लेकिन इस वक्त जो टोटल कुल तादाद जो है
वो 2.5 लाख से ज्यादा यतीमों की है मकबूजा कश्मीर अल्लाह में। अकबर, ये बेवा और ये यतीम। मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये सेव चिल्ड्रन वालों का है, उनकी रिपोर्ट है। ये उनकी रिपोर्ट है। कितने लाख खुफिया कब्रें हैं? देखिए जी, वहाँ पर जो इज्तिमाई कब्रें हैं उनकी लातेदार हैं, इज्तिमाई कब्रें जो घरों से ले लेके जेलों में रख के फिर उनको वापस भी नहीं किया गया। हजारों और दूर दराज इलाकों में इस वक्त भी जो शहीद किए जा रहे हैं उनकी जो लाशें जो हैं, उनके जो मैयत हैं, वो उनके हवाले नहीं किए जाते हैं उनके घर वालों नहीं किया जाता। कुरैशी साहब, आप एक आसिफ महमूद नामी शख्स को जानते हैं जो किसी दिल्ली की जेल में है? हमने तो उनके यानी खुद तो मैंने उनको नहीं देखा है, यहाँ पर्सनल में उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन जो पिछली दफ़ा उनके बारे में आया तो वो तो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम। उनकी माँ रो रही है, चिल्ला रही है, बूढ़ी है, भीख मांग रही है। उस माँ की कौन मदद करेगा बेटे की रिहाई के लिए? दुनिया को ये सोचना है, आलमी बरादरी को ये सोचना है। जिस तरह दूसरे यहाँ पर अगर कोई कुत्ता मर रहा है तो आप देख रहे हैं कितनी आवाजें उठती हैं। टीवी पर जब आप देखेंगे कि गद्दों को जब जख्म लगते हैं तो किस तरह टीवी पर भी ये बातें आ रही क्या हैं। हम इंसान नहीं है क्या कश्मीरी? हम इंसान नहीं हैं? जब यहाँ पर हम देख रहे हैं चैरिटीज बन गए हैं हैवानों के लिए, कुत्तों के लिए, गद्दों के लिए और दूसरों के लिए, क्या कश्मीर का इंसान इंसान नहीं है? लेकिन ये और- बात आप आज़ाद कश्मीर के तहरीक आज़ादी के बेस कैंप वालों का नाम क्यों नहीं लेते? उनके साथ इतना ही नहीं है, उनके साथ बहुत सारे गिल्ले और शिकवे हैं। 15,000 रुपए अगर होते उस माँ के पास तो वो अपने बेटे की जमानत ये करवा तो लेती। हम कहते हैं कि ये लोग यानी सोचें, इसको सोचें ही नहीं, ये महसूस करें। तहरीक आज़ादी के बेस कैंप के वज़ीर आज़म ने करोड़ों रुपए की गाड़ी ली, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सदर रियासत ने 10 करोड़ रुपए की गाड़ी ली, और वो माँ जो है तहरीक आज़ादी के बेस कैंप का ये हाल है और उसको चंद हज़ार रुपए नहीं मिल रहे। हम तो यही कह रहे हैं, ये 10 क्या है, 10 करोड़ के बजाय अगर 20 करोड़ की भी कोई गाड़ी ले लें। लेकिन जब आप कहते हैं मैं कश्मीरी हूँ, हम कश्मीरी हैं, आज़ाद कश्मीर बेस कैंप है, तो कम से कम इन जो ये हमारी माएँ हैं, जो विडोज हैं, ये हमारी जो बहनें हैं, या ये बच्चे जो जेलों में हैं और उनके वालिदैन को किराया नहीं है कि वो अपने बच्चों तक जाए, इनके बारे में क्यों नहीं ये सोच रहे हैं? बेस कैंप तो इसलिए नहीं होता है कि वहाँ पर राज किया जाए, दूसरी करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पर भी सोचें। आप तो एक हिस्सा हैं, जिस्म का हिस्सा है, पूरे जिस्म का हिस्सा तो आप हैं, आप तो आज़ाद हैं। पर हम दुश्मन के काबिज फौजों के दर जहाँ पर 10 लाख फौज हों और हर एक उनके पास असलहा हो। पाकिस्तान की फौज 6 लाख है और सिर्फ मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज 10 लाख हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उसके पार बेशुमार बातें होंगी। देखते रहिए गोरखधंधा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। J7 ग्लोबल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर, मोटरवे M1 और M2 से 500 मीटर के फासले पर, जबकि 0 पॉइंट इस्लामाबाद से 15 मिनट की मुसाफत पर पहला कसीर मंजिला होटल, जहां आपको मिले मुनाफा बख्श सरमायाकारी का बेहतरीन मौका। सिर्फ 25% डाउन पेमेंट और 14 आसान अक़सात पर फुली फर्निश्ड 5 स्टार होटल के मालिक बने। सरमायाकारी और मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए राब्ता करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं गोरखधंधा। नज़ीर अहमद कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, तहरीक आज़ादी के बेस कैंप की बात हो रही थी। हम 50 लाख हैं, आप 1 करोड़ से भी ज़ायद हैं। ये दानों मिल जाएं तो 1.5 करोड़ बनते हैं। हम आज़ाद ठहरे, आप कैदी ठहरे, 75 साल हो गए। मैं आज भी आपसे पूछ सकता हूँ कि उन करोड़ों लोगों को कोई उम्मीद दे सकते हैं या होनी चाहिए? देखिए, उम्मीद से ही इंसान जिंदा होता है, उम्मीद न हो तो इंसान मुर्दा है। कश्मीर के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। किससे? पहले अल्लाह से, वही तो सबसे बड़ा आसरा है, सबसे बड़ी ताकत है, उसके सामने कुछ नहीं है। उनसे उम्मीदें हैं और अपने भाइयों से, बेस कैंप के भाइयों से उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई। पाकिस्तान जो सिर्फ एक मुल्क ही नहीं, एक नज़रिया है। पाकिस्तान एक नज़रिए का नाम है। वो सिर्फ पाकिस्तान के खित्ते के लिए नहीं बना है, वो दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए बना था। पाकिस्तान हमारे मसले का
वकील ही नहीं, वो एक फरीक भी है। हिंदुस्तान हमारा कह रहा है वकील तो खुद गरीब है। गुर्बत ही नहीं है, गरीब है, लेकिन हौसला होना चाहिए, अज़्म होना चाहिए, चाहे इंडिविजुअल हो, मुल्क हो, कुछ भी हो, कामयाबी कदम चूमती है। किसी दौर में 90s के दौर से लेके 90 से 2000 के दरमियान तक वो जो पीक के ऊपर तहरीक गई थी, या जो 65 की जंग हुई, या जो 71 की जंग हुई, किसी दौर में हम कश्मीर को आज़ाद करवा सकते थे। मौके बहुत थे। किसने ज़ाया किए? ये तो आप खुद जानते हैं, दुनिया जानती है। मेरे मुंह से क्यों निकालना चाहते हैं आप? आपको खुद मालूम है ये। वो मकबूजा कश्मीर के लोग 75 सालों में 5 लाख शहीद हो गए, लाखों कैदी बन के उनके रेप कर दिए गए, उनको अंधा कर दिया गया। वो आज भी उम्मीद रखते हैं किसी से? देखिए, मैंने अभी कहा अल्लाह से रखते हैं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के साथ बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, क्योंकि पाकिस्तान के वजूद के लिए भी ये ज़रूरी है। कश्मीर ज़रूरी है। क्या पाकिस्तान ने बतौर वकील अपना किरदार ठीक से निभाया? निभाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कुछ करना है उनसे, मकसद हासिल करने के लिए, अहदाफ हासिल करने के लिए। ये मुख्तलिफ 3 नारे लगाना हमारी सबसे बड़ी नाकामी नहीं थी? अब ये कम भी हो गए हैं जो 3 नारे हैं, क्योंकि अब सब इस बात पर मुत्तफिक है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए, ये दिया जाए। सैयद अली गिलानी साहब की अल्लाह मग़फ़िरत करे, आप उनके बहुत करीबी थे। ज़्यादातर ज़िंदगी जो थी जेल में गुजारी, ख्वाहिशें मर गई, जवानी लुटा दी, दुनिया से चले गए जी। मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं उनके लिए कह सकूं। मैं उनके बाद ये सोचता हूँ, कश्मीर के पास क़यादत नहीं रही, मर गई। देखिए जी, जब भी कोई अल्लाह को प्यारा होता है, बल्कि अंबिया के बारे में भी, जब हुजूर के बारे में कहा गया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये हैं, ये अल्लाह के नबी हैं, अगर ये तशरीफ़ लेंगे या ये शहीद किए जाएं, तो क्या आप दीन को छोड़ेंगे? नहीं। अब जो दीन छोड़ने वाला है वो तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हमारी ये हकीकत है, इस वक्त जो खला है लीडरशिप की है, लेकिन बहुत सारे लीडर हैं, अब आप बढ़ भी रहे हैं, जो इसकी क़यादत करेंगे। हुर्रियत क़यादत, मीर वाइज उमर फारूक, ये बाकी लोग कहाँ हैं आज? मैं नहीं देख रहा उनको मीडिया पे। देखिए, आपकी नज़र सही है, इस वक्त जो है जितनी भी लीडरशिप है, उनको आगे बढ़ना भी चाहिए, लेकिन हमें वहाँ के हालात जो हैं, देखिए वहाँ की जो लीडरशिप में हमारी बहनें हैं जो क़यादत कर रही हैं बहनों की, जिसमें आसिया इंदिरा भी है, जिसमें वो सोफिया, जितने भी हमारी हैं और 2-3 बहनें हैं, वो इतना काम कर रही हैं, यानी मर्द ही नहीं, औरतें भी काम कर लेकिन रही ये हमारी हैं। हुर्रियत क़यादत, दुनिया से तो लोग अल्लाह की मर्ज़ी से चले गए, कुछ शहीद हुए, लेकिन ये पीछे क्यों हटे? इनके नाम क्यों नहीं आ रहे? देखिए जी, मेरे ख्याल में पीछे हटना वो दिल की बात नहीं है उनकी, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए कि हिंदुस्तान की कितनी जालिम फौज है, उनको घरों से बाहर नहीं निकलने देती हैं। ये भी एक वजह हो सकता है कि हमारे लीडरान पर जो जुल्म है, जो दबाव है। देखिए, आप तो जानते ही हैं कितने महीने हो गए कि उन्होंने 2 जो ताकतवर जमातें थी, या जिनका बड़ा काम कश्मीर में था, जमात इस्लामी वाले, वो क्या करते थे? उनके यहाँ हज़ारों दरसगाहें थी, स्कूल थे, बंद हो मॉडल थे, उन्होंने तो उस पर बैन लगा दी। वहाँ तो बच्चे बन रहे थे, उन पर बैन लगा दी, एक जमात पर भी बैन लगे। अब उन्होंने फलाह ट्रस्ट पर यानी पाबंदी लगा दी है, और JKLF पर भी पाबंदी लगा दी। यासीन मलिक साहब को सज़ा सुना दी गई जी। आप उनकी हमायत में यहाँ कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है पूरी दुनिया की इंटरनेशनल, वहाँ क्यों नहीं गए? 2 एहतजाज किए, कल जाके घर पे फिर सो गए लोग।
کیوں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور کون ازالہ کرے گا؟ پاکستان بولا ہی نہیں اس طرح سے. دیکھیے جی، جہاں تک ان کی اس سزا کا ہے، پہلے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. دوسرا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سزائیں فوراً واپس لی جائیں، ان کے خلاف جو سزائیں ہیں یا دوسرے. اور اس سے پہلے جو آسیہ رابعہ کے جو شوہر ہیں قاسم صاحب، اس نے سزا پوری کاٹی، عمر بھر اس کے بھی سزا دی گئی تھی اور اس کے بعد بھی ان کو جیل میں رکھا. یہ لیڈرشپ کو ختم کرنا چاہتی ہیں. ہماری لیڈرشپ کو آئسولیٹ ہی نہیں، یہ ان کو بالکل ختم کرنا. اشرف سرائے صاحب جیل میں تھے، نمایوں کیا دوائیاں ان کو کھانے نہیں دی، کچھ نہیں دیا، بڑے بیمار ہو گئے، ہسپتال میں وہ شہید ہو گئے. گیلانی صاحب 10 سال سے ان کو ہاؤس اریسٹ کیا، ان کو نماز نہیں پڑھنے دی جمعہ کی. یہ ظلم ان پر ہو رہا ہے. اور یہ تو آپ بھی جان سکتے ہیں کہ جو عمر فاروق صاحب ہیں ان پر بھی بڑی وہ ظلم کیا ہوگا. اور ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں جامع مسجد میں. لوگ وہ جامع مسجد ہیں. اور آج عجیب سا ہے، کشمیر کا کوئی کمشنر گیا کہ نہیں جامع مسجد بند رہے گی. یہ پچھلے ہی ایک واقعہ ہوا تھا نا چند. تو اس کے اوپر پاکستان یا باقی لوگ دنیا کیوں نہیں بولتی؟ اس میں کس کی نالائکی ہے؟ کشمیریوں کے پاس تو اپنے مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کا حق بھی نہیں. دیکھیے میں عرض کروں، آپ جو مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں نا ان کے بارے، یعنی پاکستان کے بارے میں، آپ ان سے بہتر پوچھ سکتے ہیں. میں تو وہ آپ کو جواب دیکھ سکتا ہوں جو وہاں کا ہے، لیکن یہ چیزیں کیوں ہیں ان سے تو پوچھ لیجئے. ہاں پاکستان کے ان کو بہت ہی چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت، بہت ساری چیلنجز. آرٹیکل 71 لگایا گیا، اب لوگ باہر سے بھی انڈیا میں آباد ہو، مقبوضہ کشمیر میں آباد ہو رہے ہیں، اس کی حیثیت بدل دی، سب کچھ ہو گیا. اب تو میرے مطابق مسئلہ کشمیر کا جو حل تھا آدھا چائنا نے تھوڑا رکھ لیا، کچھ انڈیا کے پاس چلا گیا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کے پاس آ گیا. ہم پھر بھی شہید ہو رہے ہیں. جی شہید تو شہید ہو رہے ہیں، شہید تو شہید ہیں، لیکن ہم ہو رہے ہیں. جہاں تک آپ خود دیکھیے جی، تکالیف بہت ہو رہے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تکالیف ہیں، یہ تو اٹھتی ہیں تجھے اوپر اٹھانے کے لیے. ہم راتوں کے جو اندھیرا ہوتا ہے، جب غم کا اندھیرا چھا جائے سمجھو کہ سویرا دور نہیں. کچھ بھی کرے وقت ہوتا ہے، قدرت کا اپنا نظام ہے. وقت آئے گا کہ کشمیر آزاد ضرور ہوگا انشاءاللہ. لیکن ہر ایک کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے. پاکستان کو اپنا رول ادا کرنا ہے، بیس کم کو اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں. اس سے ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں اس سے اور کیا رول ادا کر سکتے ہیں. ایک جاتا ہے، آج ہی مجھے ایک کلپ ملی سویرے، وہاں مقبوضہ کشمیر سے آئی تھی، انہوں نے جو شہید کیے تھے کل دفن بھی انہوں نے لاش واپس نہیں دی، کہیں اور اس کو دفن کیا. لیکن جو ان کی فیملی تھی یا جو ان کے دوست یا اقارب تھے، رشتہ دار تھے، وہ عورتیں جو ان کی تھی، ماں، بہنیں، رشتہ دار، آپ کو معلوم وہ روتی نہیں تھی. اچھا، وہ جس طرح جو جب شادی کسی کی ہوتی ہے اور وہ دلہا کے لیے گیت گاتے ہیں، وہ ان کے لیے، کیونکہ یہ بھی ایک دلہا تھا. مقبوضہ کشمیر میں جب کوئی شہید ہوتا ہے تو ماں نہیں روتی، انہوں کو تو نعرے دیتی تھی. آج میں نے خود دیکھا، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھے رونے والے روتے بھی ہیں بہت سارے، مثلا جو صابر، جس میں صبر جو ہے حد سے زیادہ نہ ہو. لیکن آج میں آپ کو خود دکھا سکوں، میرے پاس ہے وہ، میں آپ کو بھیج دوں گا. قریشی صاحب، اگر پاکستان نہ بنتا تو کیا آج کشمیر کی یہ حالت ہوتی؟ جب پاکستان بنا اس سے پہلے بھی ہم غلام تھے. کس کے؟ سکھوں کے، ڈوگروں کے. ان نے کچھ کم ظلم کیا ہم پر. لیکن بھارت سے اور موجودہ نظام سے تو رنجیت سنگھ بھی اچھا تھا. لوگ کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کہہ سکتے. ظالم ظالم ہوتا ہے، چور چور ہوتا ہے، ڈاکو ڈاکو ہوتا ہے. یہ ہمیشہ، چاہے ان کا چہرہ کتنا ہی وہ بولا ہو، لیکن ڈاکو ڈاکو ہے. انہوں نے جو ظلم ہم پر کیا ہے، جو کاشتکار تھا وہ فصلیں اگاتا تھا، یہ آ کے ان کے گماشتے جو ہیں، اور مالیہ لیتے تھے. مالیہ ہی نہیں، بتہ لیتے تھے، بتہ لیتے، سب کچھ لیتے تھے، اور ان کو کھانے کے لیے بھی نہیں. مہاراجہ رنجیت سنگھ اور ہری سنگھ سے پہلے کس کا راج تھا کشمیر پہ؟ دیکھیے جی، یہ تو طویل ہے. جب انہوں نے، آپ کو معلوم ہے، جب انگریزوں نے کشمیر کو بیچا
اور وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پوائنٹس میں بھیجا تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس کا ذمہ دار ہے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن تو بعد میں تھا. یہ تو اگر آپ کہیں گے برطانیہ اس کا ذمہ دار تھا. اور کون تھا؟ یہ بات درست ہے کہ کشمیر بطور اسٹیٹ 700 سال اس کی الگ حیثیت رہی؟ دیکھیے جی بالکل ہماری حیثیتیں تھیں نا. کشمیر جو ہے یہ سینکڑوں سال تو ایک انڈیپینڈنٹ ریاست تھی. ہندوستان تو نہیں تھا نا, بھارت تو نہیں تھا نا. دیکھیے پاکستان جو تھے یہ تو بڑے ہندوستان کا, ہندوستان آج تو بھارت ہے. یہ سب کار ہندیہ کہتے تھے اس کو. لیکن اس وقت بھی کشمیر جو تھی وہ ایک الگ ریاست تھی. ایون جب اگر آئیڈینٹی تھی, انگریزوں نے جب 200 سال حکومت کی اس وقت بھی کشمیر کی الگ حیثیت رہی تھی نا. بھلے مہاراجا ہری سنگھ تھا یا رنجیت سنگھ, الگ حیثیت تھی. پھر وہ کیا کرتے تھے ہمارے ساتھ, لیکن کشمیر کی حیثیت تو الگ تھی. حیثیت تو الگ تھی. اور اس ظلم کے خلاف کشمیر کمیٹی جب بن گئی تھی, جو ہو رہے تھے, علامہ اقبال جس میں تھا, بڑے بڑے قائدین اس میں تھے, وہ اس وقت بھی کشمیر کے حق میں آواز اٹھاتے تھے. لیکن آج کیوں نہیں ہمارے قائدین, ہمارے بیس کیمپ کے قائدین جو ہیں, لیڈرز ہیں, ان کو اس پر بھی سوچنا چاہیے. کیا قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شرح ہے؟ جی کہتے بھی ہیں, ریکارڈ بھی ہیں, ہم نے پڑھا بھی یہی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کشمیر جو ہے پاکستان کی شرح ہے. آپ جب ملتے ہیں پاکستانی قیادت سے, آزاد کشمیر کے سیاستدانوں سے اکثر اوقات, تو آپ ان کو کیوں احساس نہیں دلاتے؟ کون آڑے آتا ہے؟ ہم تو بتاتے ہیں جو ہمیں بتانا ہوتا ہے, جس طرح بتا سکتے ہیں. تو پھر چونکہ میں نے آپ کو بھی کہا پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے, اور جو پھر اس کے سامنے جو آزمائشیں آپ کہیں, ان کی جو آزمائشیں ہو رہی ہے وہ بھی دیکھنا ہے. آزمائشیں تو آپ کو بہت ساری قسموں کی ہے. کسی دور میں آپ ورلڈ کشمیر فریڈم موومنٹ کے سینئر نائب صدر ہوا کرتے تھے, آج کیوں نہیں ہے؟ جی آپ کو معلوم ہی ہے کہ ورلڈ کشمیر فریڈم موومنٹ جس وقت کی تحریک شروع ہوئی, بلکہ اس سے پہلے ہی 80s میں سے ہم نے مڈل ایسٹ میں, یہاں پر ڈاکٹر ایوب ٹھوکر صاحب تھے, وہ جب یہاں آئے 85 کے بعد, اور فائز صاحب بھی ہوا کرتے تھے, وہ امریکہ میں تھے, وہ بڑا کام کر رہے تھے وہاں پر بھی. ہم سبوں نے یہ سوچا تھا کہ اویئرنیس ہو جائے, اس میں ہم کامیاب ہوئے. بعد میں جب یہ موجودہ فیز جب شروع ہوا, مرحلہ شروع ہوا, اس میں جو اللہ کا کرم تھا, اللہ نے ہم سے جو کام لیا, وہ ایک مثال ہے. وہ میں نہیں, وہ آپ بھی جانتے ہیں, وہ سب لوگ تسلیم کر رہے ہیں. وہ اس وقت کام جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے, وہ چل رہا ہے. اور اس وقت بھی ہم اسی طرح ہیومینٹیرین بھی ہے. یہ جو اویئرنیس ہے اس میں ہمارے بچے بھی شامل ہیں. یہ بھی ایک جو ہے اللہ کا کرم ہے. ایک وقت تھا ہمارے بچے نہیں جانتے تھے مسئلہ کشمیر کیا, اب ہمارے بچے اس کے لیے تیار ہوئے, چاہے وہ کشمیر میں چاہے وہ کشمیر سے باہر. قریشی صاحب, ایسے کیوں کہا جاتا ہے کہ کشمیریوں کے اندر سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر کے نام کے اوپر پیسے کھائے, کمائے اور اس کو روزگار بنا لیا؟ دیکھیے یہ باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں. غدار ہیں ہمارے اندر. غدار تو ہمیشہ ہوتے نا, غدار کیوں نہیں تھے, ہمیشہ بھی تھے. لیکن تحریک جو ہے, ایک دریا جب چل رہا ہے, اس میں کتنے پتھر ہوتے ہیں, پانی کے اندر جو ہے کتنے مردار بھی ہوتے ہیں, وہ جو وہاں بہہ رہے ہیں, پانی کے اندر سے بہت کچھ آیا ہے. لیکن سطح, پانی کی تیزی, پانی کا جو ہوتا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے, کتنا رفتار ہے اور کس طرح چل رہا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت دونوں نے اپنی جو افواج رکھی ہیں اس کا سب سے زیادہ جو مقصد ہے وہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہے؟ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ان کی حیثیت کم ہو جائے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. عدم تحفظ کے یہ شکار ہے دونوں ملک. یہ کشمیریوں سے ڈرتے ہیں. یہ عدم تحفظ جو ہے نا ان کا, پاکستان آپ کو معلوم ہی ہے جب بھارت نے بام بنایا ایٹمی, عدم تحفظ کے شکار ہو گئے پاکستان. انہوں نے بھی بنا لیا. انہوں نے بھی بنایا, بناتے ہیں نا, ان کو تو بچنا ہے نا. اس وقت بھی اگر ان کا کوئی بچا ہے تو وہ تو وہی ہے. بھارت جو ہے یہ مسلمانوں کو جو مارتے ہیں, خاص کر یہ جو فینٹک ہندوز ہیں,
ये इसको अपना मुकद्दस फरीज़ा समझते हैं, मजहबी फरीज़ा समझते हैं। आज क्या हो रहा है भारत में, क्या हो रहा है? मुसलमानों को मारना ही नहीं, अब उनके घरों को भी वो किस तरह उजाड़ते हैं, गिराते हैं। भारत और मकबूजा कश्मीर का मुसलमान जुल्म और बर्बरियत का शिकार है। बिल्कुल। देखिए, इतना होते हुए पहले बहुत सारे लोग थे जो भारत में जो रहते थे, उनको ये एहसास नहीं था कि हम किसी जुल्म में थे। अब उनको आज अब उनसे पूछ लीजिए क्या हो रहा है, डंडों से मारते हैं लोगों को। हमारी बहनों की वहाँ पर इज्जतें नहीं है महफूज, वो तो आपने खुद देखा। लेकिन एक लड़की आती है, पर्दे में होती है, और वो चैलेंज करती है उन लोगों को जो इस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये लड़कियां चैलेंज करती हैं। लड़कियां चाहे जो कॉलेज में होती थी, जो आपने पिछले चंद महीनों पहले देखा। देखिए, जहाँ पर सप्रेशन होता है वहाँ पर अपराइजिंग होती है, दबाव। कश्मीरी हिम्मत नहीं हारेंगे कि हम उतना ही उभरेंगे, दबाओगे हमें जितना। कश्मीरी जो है वो कम हिम्मत नहीं है, कुर्बानियाँ दी हैं। इस वक्त का जो वहाँ पर अपनी आज़ादी के लिए जो लड़ रहा है वो आम नहीं है, वो खास हैं। खास हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले हैं। लेकिन सुना कि ये तारीख सिर्फ वैली के एरिया में रहेगी, बाकी लोग पीछे। देखिए जी, वैली की ही नहीं रही है, हर जगह से जा रही है, लेकिन ज़्यादा जो है वो वैली में है। ज़्यादा तो वैली में ही है, क्योंकि मुसलमानों की ज़्यादा आबादी उधर ही है। और इस सिलसिले में, मूवमेंट के सिलसिले में, मैं कल ही मैंने उनका नाम पहले भी सुना था, देखा भी था जब मैं कश्मीर था। संपत प्रकाश की बातें सुनी है ना, जो वो इंटरव्यू दे रहे थे। जी जी। वो तो हमसे ज़्यादा बोलता है आज़ादी के बारे में। और हिंदू मुसलमान जो सबसे बड़ी मोदी ने जो किया है, इसने हमको डिवाइड किया। वहाँ पर हिंदू और मुसलमान जो हैं, मुसलमान और गैर मुस्लिम भाइयों की तरह रहते। और वो हिंदू भी चाहते थे कि कश्मीर आज़ाद। बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे जो कश्मीर को इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान से आज़ाद रखें। मकबूजा कश्मीर के हिंदू भी कश्मीर को आज़ाद देखना बहुत चाहते सारे हैं ना, बहुत से लीडर्स इनमें से थे जो पीछे जो शेख अब्दुल्ला के साथ पीछे तो नहीं हट रहे। उनको अगर थोड़ी सी आज़ादी होगी, उनमें से भी लोग आज़ादी चाहते हैं। शेख अब्दुल्ला अच्छे इंसान थे। वो तो आप ही, वो तारीख फैसला करेगी वो क्या थे। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा हिंदुओं के बारे में, इन्होंने जब 370 जो हैं अबॉलिश किया, 35A अबॉलिश किया, जम्मू के हिंदू ने इनके खिलाफ, डोगरों ने इनके खिलाफ आवाज़ें उठाई। जो मेरे ख्याल में वो कांग्रेस का असेंबली मेंबर था, कश्मीर असेंबली में उसका मेंबर था, वो तो इस वक्त जेल में है इसी बात पर। भाई आपने ये क्या, आप वहाँ से हिंदुओं को लाते हैं, वहाँ से इंडियन जो हैं उनको लाते हैं यहाँ पर दे रहे, हम कहाँ जाएंगे। कुरैशी साहब, ये एक बहुत तवील सब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक बार फिर आपसे नशिस्त करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने इस फील्ड में आपको तरक्की दे, तरक्की से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बड़ी खुशी हुई। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।